Hello guys, what's up? This is Hemant Majan. I hope that you are doing absolutely well. So, dosto, in this video, we are going to cover the amendments of direct tax, which are applicable for your May 25 attempt, June 25 attempt, September 25 attempt, या और कौन सा हो सकता है दिसंबर 25 अटेम्प्ट एंड जैन 26 अटेम्प्ट। मतलब बेसिकली क्या है ना कि ये अटेम्प्ट के लिए तुम लोगों को फाइनेंस एक्ट 2024 लगने वाला है, बिकॉज अभी तक जो तुम लोग ने पढ़ा होगा इन केस तो 2023 का पढ़ा होगा, बट अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फाइनेंस एक्ट 2024। सर इसमें कितने अमेंडमेंट्स है क्या है मैं तुम लोगों को बताऊं। दो चैप्टर्स वैसे हैं जिसमें थोड़े से उन्होंने अमेंडमेंट्स डाले हैं, बाकी छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है। बिल्कुल टेंशन इस पे मत लेना, बिकॉज आई एम इन दिस वीडियो गोइंग टू कवर द एग्जाम्पल्स एज वेल। मतलब तुम लोगों को सिर्फ अमेंडमेंट्स नहीं, तुम लोगों को उसके एग्जाम्पल्स भी समझ में आ जाएंगे, सो दैट आपको समझेगा कि कैसे टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। सो बिफोर बिफोर वी स्टार्ट, एक क्वेश्चन सब लोगों के दिमाग में था कि सर हम लोग ने अमेंडमेंट्स देख के हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, या शुड वी टेक अ न्यू बैच। देखो मैं तुम लोगों को बताऊं, अगर ये मैं तुम लोग पे छोड़ता हूँ, बिकॉज इफ आई से टेक अ न्यू बैच देन यू विल गेट इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ दैट। आई विल कीप दैट ऑप्शन ऑन यू एंड गिव दैट ऑप्शन टू यू, दैट तुम लोगों को जैसा कंफर्ट है टैक्सेशन में उसके बेसिस पे तुम लोग डिसाइड कर सकते हो। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू टीच यू दीज अमेंडमेंट्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। और डिटेल में अगर तुम लोगों को सीखना होगा तो डेफिनेटली यू गो फॉर द बैच। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से आता है टैक्स, इन दैट केस यू कैन कवर बाय दिस अमेंडमेंट एज वेल। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसमें अमेंडमेंट्स है और किसमें चेंजेस नहीं है। मैं सिर्फ बात करता हूँ चेंजेस किसमें नहीं है, बाकी कवर हो ही जाएगा। रेजिडेंशियल स्टेटस में नो चेंज, एग्जेम्पशंस अंडर इनकम टैक्स नो चेंज, हाउस प्रॉपर्टी नो चेंज, उसके बाद क्लबिंग नो चेंज, सेट ऑफ नो चेंज, और बाकी इसमें छोटे छोटे चेंजेस है। चलो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन, जिसमें एक हम लोग ने कंपनी के लिए टैक्स रेट देखा था, राइट। कंपनी के लिए यूजुअली टैक्स रेट क्या होता है डोमेस्टिक कंपनी के लिए? 30% इज द यूजुअल टैक्स रेट ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी, राइट। बट हम याद है हम लोगों को 2 साल पहले, मतलब 2 साल पहले का टर्नओवर, मतलब पहले था 21-22 का टर्नओवर, if it is up to 400 crores, then in that case in the current financial year the tax rate will be 25%, राइट। तो ये जो 21-22 था ना, ये साल में उन्होंने 21-22 का 22-23 कर दिया, राइट। अगर तुम लोगों को मेरा लेक्चर याद होगा, मैं लेक्चर में बोला था ऑलवेज दे गो 2 years बिफोर, 2 years प्रायर। तो अभी का फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 24-25 है। तो इसके वजह से 2 साल पहले मतलब 22-23 आ जाएगा। सो 22-23 में अगर मेरा टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़, तो इन द करंट फाइनेंशियल ईयर आई हैव टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 25%। एकदम परफेक्ट। फॉरेन कंपनी का पहले जो रेट था इट वॉज 40%, बट दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 35%। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। इतना इसमें अमेंडमेंट है। उसके बाद अगर याद होगा तो हम लोग ने एक मार्जिनल रिलीफ का एक कॉन्सेप्ट देखा, सॉरी रिबेट का एक कॉन्सेप्ट देखा था, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इसमें ये वही है, मतलब क्या, फॉर एग्जांपल रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो ओल्ड रिजीम है, ओल्ड रिजीम मतलब जो नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट है, उसमें क्या लिखा है कि भाई जितना भी टैक्स आएगा और 12,500 विच एवर इज लोअर का तुझे रिबेट मिलेगा इफ यू आर अ रेजिडेंट इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख रुपीस। अगर 5 लाख के ऊपर गया तो तुझे रिबेट क्या होने वाला है, नहीं मिलने वाला है, राइट। तो ये पहले का लॉ था, मतलब पहले का लॉ मतलब ओल्ड रिजीम के अंडर अभी भी यही है। बट अगर मैंने बात किया न्यू रिजीम का, तो न्यू रिजीम के केस में उन्होंने रिबेट दिया है 87A के अंडर। उन्होंने बोला है कि 7 लाख के ऊपर अगर आपका इनकम जाता है, टोटल इनकम, अगेन यू आर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, बराबर, जिनका टोटल इनकम is up to 7 lakhs, then in that case you will get the rebate which is lower of income tax जितना भी पेएबल होगा, और 25,000 रुपीज विच एवर इज लोअर। सर व्हाट इज दिस न्यू रिजीम? अभी इधर तक तो हम लोगों को समझ में आ गया। सर ये न्यू रिजीम के टैक्स रेट्स कौन से हैं? मैं तुम लोगों को बताऊं, न्यू रिजीम के टैक्स रेट्स थोड़े चेंज हो चुके हैं। तो चेंज्ड टैक्स रेट्स ये है, स्लैब्स बेसिकली 0 to 3 lakhs नील। अभी 3 to 6 था पहले, उन्होंने क्या कर दिया, 3 to 7 कर दिया। सो 0 to 3, 3 to 7, मतलब इधर 4 lakhs का डिफरेंस आया। उसके बाद 7 to 10, बाद में 10 to 12, 12 to 15 एंड अबव 15। थोड़ा सा उन्होंने, पहले क्या था, 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, ऐसे था, सिंपल 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 था। उन्होंने थोड़ा अभी चेंज कर दिया, 0 to 3 वही है, 3 to 6 नहीं, 3 to 7 है, ठीक है।
अभी 7 टू क्या है, 7 टू 10 है, 3 वापस 3 से बढ़ा है, बाद में वापस 2 से बढ़ा है, मतलब 4 3 2 ऐसे मैं यूजुअली याद करने के लिए बोलता हूं। इधर 3 से बढ़ रहा है, ठीक है, इधर कितने से बढ़ रहा है, 4 से बढ़ रहा है, इधर 3 से बढ़ रहा है, इधर 2 से बढ़ रहा है, उसके बाद 3 से बढ़ा, मतलब उसके बाद 12 टू 15 आएगा और अबव 15 आएगा। सर टैक्स रेट का क्या सीन है? टैक्स रेट देखा तो पहले का भी वैसे ही था, 555 से बढ़ेगा और 20 के बाद सीधा कितना बन जाएगा, 30% बन जाएगा, एकदम बराबर। इधर देर इज नो 25%। तो ऐसा तुम लोग ये टैक्स रेट्स क्या है याद रख सकते हो। तो अभी हम लोग ने तो अभी ये देख लिया कि रिबेट क्या होता है, ठीक है, रिबेट के चेंजेस क्या है। अभी हम लोग ने और एक चीज देखेंगे, दैट इज मार्जिनल रिलीफ जैसा कॉन्सेप्ट, पर उसको वो लोग रिबेट ही बोल रहे हैं ना। ये क्या है सर, देखो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूं ये क्या है विद दिस एग्जांपल, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ इन केस ऑफ 115 बीएसई उसको बोला जाता है रिबेट ही, ठीक है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 7 lakhs marginally, then the assessee is eligible for rebate, ठीक है, जस्ट लाइक अ मार्जिनल रिलीफ। कभी वो मार्जिनल रिलीफ या रिबेट के लिए एलिजिबल होगा, सी 7 लाख तक तो देर इज नो टैक्स ना, बिकॉज मुझे रिबेट मिलता है, बराबर। 7 लाख के ऊपर अगर मैं 1 रुपया भी कमाया, कहने से मुझे टैक्स लग जाएगा, यस, और टैक्स लगेगा वो भी स्लैब्स के हिसाब से लगेगा, 0 to 3, 3 to 7 वैसे हिसाब से, बराबर। अभी हो क्या रहा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि 3 लाख के ऊपर मेरा इनकम बढ़ गया समझ 5,000 रुपया, ठीक है, और मेरा टैक्स आ गया 15,000 रुपीज, मेरा इनकम 5 से बढ़ गया, मतलब 7,05,000 अगर मेरा इनकम बन गया बढ़ गया, और फॉर एग्जाम्पल मेरा टैक्स बढ़ गया 15,000 से, मैं गवर्नमेंट को जाके बोलता हूँ अरे गवर्नमेंट आपने तो मेरे साथ गलत किया, मेरा इनकम 5,000 से बढ़ रहा है और मेरा टैक्स तो 15,000 से बढ़ रहा है, तो मेरे साथ गलत ये चीज हो रहा है कि जितना इनकम बढ़ रहा है, आपको टैक्स लेना है ना, तो जितना इनकम बढ़ रहा है उतना ही टैक्स लो ना, जितना इनकम बढ़ रहा है उससे ज्यादा क्यों टैक्स ले रहे हो आप। और इसके वजह से ये कॉन्सेप्ट बीच में आया, सेम मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है। उन्होंने बोला अगर 7 लाख के ऊपर मेरा इनकम 5,000 से बढ़ रहा है और टैक्स अगर 15,000 से बढ़ रहा है, तो मेरे साथ गलत कितने पोर्शन तक हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है 10,000 रुपीज तक। कैसे? 15,000 माइनस 5,000, 10,000 रुपीज तक मेरे साथ गलत हो रहा है। इसके वजह से वो मेरा क्या बन जाएगा, रिबेट बन जाएगा। आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू पे दैट मच टैक्स टू द गवर्नमेंट। इसका एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। When is he eligible for rebate? When the total income in excess of 7 lakhs, that is 5,000, right, is less than the tax liability, that is 15,000. Then in that case मुझे rebate applicable हो जाएगा। स्क्रीन एक ही मिनट रुकना सिर्फ। यस, परफेक्ट। चलो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मेरा टोटल इनकम है 7,10,000, सो टैक्स लाइबिलिटी कैसे आएगा, तो 115 बीएससी से। 0 to 3 lakhs नथिंग, 3 lakhs to 7 lakhs, इस पे कितना 5%, दैट इज 20,000। 7 lakh to 710 कम्स टू 1,000, टोटल टैक्स कम्स टू 21,000, जिधर मेरा इनकम कितने से बढ़ रहा है, 10,000 से बढ़ रहा है। इसके वजह से मेरे साथ गलत हो रहा है टू द एक्सटेंट ऑफ 11,000 रुपीज। इसकी वजह से 11,000 रुपीज का मैं रिबेट लूंगा, मुझे टैक्स आएगा और उस पर मैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करूंगा, आई विल गेट द टैक्स लाइबिलिटी, बराबर। दूसरे पॉइंट पे आता है 7,20,000 अगर होगा तो टैक्स लाइबिलिटी आता है 22,000, और मेरा इनकम कितने से बढ़ रहा है 7 लाख के ऊपर, 20,000 से। डोंट यू थिंक मेरे साथ 2,000 तक का गलत हो रहा है मेरे साथ? यस, सो 2,000 रुपए का क्या मिल जाएगा मुझे, रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A, एकदम मस्का। ओके, और ये आ गया 20,000, और 20,000 पे आ गया HEC एट द रेट ऑफ 4%, सो टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा 20,800 का। एक नंबर सर, आगे बढ़ते हैं। टोटल इनकम कितना है, 7,40,000, टैक्स लाइबिलिटी आता है 24,000। एक सेकंड, मेरा इनकम 40,000 से बढ़ा एंड माय टैक्स लाइबिलिटी केम एज 24,000। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विच इज हैपनिंग विथ मी? नथिंग। और इसके वजह से विल आई गेट द रिबेट? नो, करेक्ट। ओके, सो 24,960 ऐड करेंगे, 24,960। आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस एग्जाम्पल। तो ये मार्जिनल रिलीफ भी तुम लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाद में ये टैक्स रेट्स भी मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। अभी एक पॉइंट है जो अमेंडमेंट, मतलब तुम लोगों के लिए नहीं है, पहले ही अमेंडमेंट आ चुका था, पर मैं और एक बार तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। हाउस प्रॉपर्टी का एक पॉइंट था, 115 बीएससी अगर मैंने ऑप्ट किया है, तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस जो होता है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस मतलब जो हाउस प्रॉपर्टी के दो लॉसेस हो सकते हैं। नंबर वन, दैट इज ड्यू टू एसओपी, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस, और इट कैन बी लेट आउट प्रॉपर्टी का लॉस। सी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस आई कैन, मतलब मुझे मिलता ही नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस तो मुझे मिलता ही नहीं है। बट अगर मैंने बात किया एलओपी का, मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी का लॉस मुझे मिलता है,
ठीक है। अभी लेट आउट प्रॉपर्टी का जो भी मुझे लॉस मिलता है उसके ही बारे में बात करेंगे 115 बीएसई में, बिकॉज जब भी मैं हाउस प्रॉपर्टी लॉस का बात करूंगा इट हैज टू बी एलओपी, बिकॉज एसओपी का लॉस मुझे मिलता ही नहीं। ठीक है, ओके, मैं वापस दो तीन बार वही चीज बोला बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो होता है वो कंक्लूजन पे सीधा आता हूं, इंट्राहेड एडजस्टमेंट हो सकता है क्या? हो सकता है। ये कौन सा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है? एलओपी का लॉस। इंट्राहेड हो सकता है, इंटरहेड पहले पॉसिबल था 2 लाख रुपए तक, पर अभी पॉसिबल नहीं है 115 बीएसई में, इंटरहेड पॉसिबल नहीं है। तो सर कैरी फॉरवर्ड करूं? कैरी फॉरवर्ड भी पॉसिबल नहीं है। सो इन केस, इन कंक्लूजन ऐसे करते हैं हम लोग कि 115 बीएसई ऑप्ट किया होगा और जो भी तुम लोगों को एलओपी का लॉस आया होगा वो मैं इंटरहेड सेट ऑफ कर सकता हूं, बट इंटरहेड सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है एंड उसका कैरी फॉरवर्ड भी पॉसिबल नहीं है। तो सर क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। अगर नहीं यूज हुआ पूरा इंटरहेड में तो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। आई होप दैट यू आर क्लियर। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं विथ द नेक्स्ट चैप्टर ऑल टुगेदर इज विच इज सैलरी। सर सैलरी के अंदर क्या अमेंडमेंट है? देखो, ये हम लोग ने अभी तक क्या डिस्कस किया था? अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, तो सर रेजिडेंशियल स्टेटस नो चेंज, एग्जाम्पशंस नो चेंज, सीधा हम लोग सैलरी पे जंप करते हैं। अभी सैलरी के अंदर सिर्फ एक छोटा सा अमेंडमेंट है, दैट इज, ये तुम लोगों को मालूम है पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन था, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज हम लोग ने पढ़ा है। अभी ये जो 50,000 रुपीज है इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 75,000 रुपीज। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, 75,000 रुपीज अपना एक्सटेंड हो चुका है स्टैंडर्ड डिडक्शन ओनली इन केस ऑफ 115 बीएसई। If you are opting for 115 BSE, the limit of standard deduction will be increased to 75,000. But अगर तुम लोग normal scheme में हो, it is still 50,000 rupees. So you need to be very careful while reading the question कि भाई ये standard deduction मतलब ये normal scheme है या 115 BSE है। अगर ये normal scheme होगा तो 50,000 ही लेना, but अगर 115 BSE होगा तो 75,000 तुम लोग अभी लेने वाले हो। इतना ही भैया, इतना ही चेंज है अपने सैलरी के चैप्टर में। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज पीजीबीपी। पीजीबीपी के अंदर क्या चेंज है सर? देखो, पीजीबीपी के अंदर सेक्शन नंबर 28 में एक छोटा सा चेंज है जो हाउस प्रॉपर्टी से मैं लिंक करता हूं। देखो, मेरा जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होता है, मैं कमर्शियल का बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और वो मैंने लेट आउट किया, और मैंने जो लेट आउट किया है दैट इज माय नॉट माय बिजनेस टू लेट आउट, सो इट फॉर नॉन बिजनेस पर्पस मैंने लेट आउट किया है हमारा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो क्या होता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बराबर, अभी तक तो यही समझा है। अगर मैंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेट आउट किया है और वो मेरा बिजनेस है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अगर वो मेरा बिजनेस होगा तो वो पीजीबीपी माना जाएगा, बट उन्होंने इसमें अमेंडमेंट लाके उन्होंने बोला इसको भी हम लोग क्या करेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जैसा ट्रीट करेंगे। इवन दो इट इज माई बिजनेस, बट ये कभी होगा? ओनली इन केस ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में सिर्फ ये चेंज है। अगर मेरा कमर्शियल प्रॉपर्टी होगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी तो क्या, कमर्शियल प्रॉपर्टी तो देखा जाएगा कि बिजनेस के लिए नहीं होगा तो आई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस के लिए होगा तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बट अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगा तो कभी भी याद रखना वो पीजीबीपी के अंदर नहीं आ सकता। ये उनको बेसिकली इसमें बोलना है। मैं कंस्ट्रक्शन का बात नहीं कर रहा हूं, मैं लेट आउट के बिजनेस का बात कर रहा हूं। आई होप यू आर क्लियर कि मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिर्फ लेट आउट करता हूं, मैं सेल नहीं कर रहा हूं, लेट आउट करता हूं। तो वो अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेट आउट करता हूं बिजनेस पर्पस के लिए भी ना, तो भी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही टैक्स होने वाला है। एकदम मस्का, एकदम सही है। तो ये हम लोग ने अभी तक देखा पीजीबीपी के अंदर। सर और क्या चेंज है पीजीबीपी में? याद करो, हम लोग ने एक छोटा सा सेक्शन देखा था, सेक्शन नंबर 36 4A, दैट इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन स्कीम रिफर्ड अंडर सेक्शन 80 सीसीडी। अभी इसमें टोटल डिडक्शन अलाउड कितना है? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 14% ऑफ सैलरी। ये एक चीज याद रखना, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 14% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर। ठीक है, ये तो छोटा सा एक चेंज था। मुझे लगता है कि कौन सा एक अच्छा चेंज है जो तुम लोगों को क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, दैट इज इन सेक्शन नंबर 40B। याद है सेक्शन नंबर 40B करके एक सेक्शन था जिसमें उन्होंने बात किया था कि अगर एक फर्म है एंड दैट फर्म इज मेकिंग अ पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स, तो उसका क्या होना चाहिए? देखो, अगर फर्म ने कुछ इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, फर्म ने अगर उसके पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे किया तो क्या होगा? फर्म ने अगर उसके पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे किया एंड दैट इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द डीड, गवर्नमेंट बोल रहा है अरे भाई तेरे डीड में ऑथराइज नहीं है तो मैं कैसे डिडक्शन दूं उसका इंटरेस्ट का? भले तेरे लिए एक्सपेंडिचर है फर्म के लिए, तो फर्म को डिडक्शन कैसे दूं अगर ऑथराइज ही नहीं है डीड में? तो तुझे उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा।
बट अगर फर्म ने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है टू पार्टनर विच इज ऑथराइज्ड बाय द डीड, देन अप टू 12% इट इज अलाउड, बट बियॉन्ड 12% इट इज नॉट अलाउड। ये हम लोग ने ऑलरेडी देखा था, नो अमेंडमेंट इन दिस। इसमें एक रेम्यूनरेशन का पॉइंट था कि अगर मैंने फर्म ने पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया और वो एक नॉन वर्किंग पार्टनर होगा, अरे भाई नॉन वर्किंग पार्टनर को क्यों रेम्यूनरेशन दे रहा है, तो इसकी वजह से इस पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट अगर फर्म ने पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया है और वो पार्टनर एक वर्किंग पार्टनर है और वो जो है वो ऑथराइज्ड बाय डीड होगा तो उसका डिडक्शन मिल जाता है, बट अगर नॉट ऑथराइज्ड बाय डीड होगा तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। एकदम मस्त, कुछ प्रॉब्लम नहीं इधर तक। चलो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं कि इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, एक लिमिट थी रेम्यूनरेशन निकालने के लिए, कुछ लिमिट था, और हम जिसके लिए हम लोग क्या देखते थे, बुक प्रॉफिट देखते थे। याद है कि फर्स्ट 3 लाख पे बुक प्रॉफिट निकालने का तरीका वाज डिफरेंट, और अभी इट इज डिफरेंट। अभी क्या है डिफरेंट, अभी हम लोग देखते हैं। ऑन द फर्स्ट 3 लाख था, अभी उन्होंने 3 लाख का कितना कर दिया, 6 लाख कर दिया। और याद है क्वांटम ऑफ डिडक्शन में था 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, तो 1,50,000 का भी कितना कर दिया, 3 लाख कर दिया। सो बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट अप टू 3 लाख की जगह पे 6 लाख कर दिया, और क्वांटम ऑफ डिडक्शन में जो 150 और 90% था उसका 150 का कितना कर दिया, 3 लाख कर दिया। दैट इज द ओनली चेंज विच आई कैन से, बाकी कुछ नहीं है इसमें। करेक्ट है। एंड इफ देर इज अ बुक लॉस, अगर वो एक बुक लॉस होगा तो डिडक्शन कितना मिलेगा, तो उधर 1,50,000 था, पर वो सिंस द लिमिट हैज बीन चेंज दिस विल आल्सो बी 3 लाख रुपीज। सो विच मींस इफ इट इज अ बुक लॉस के केस में कहने से 3 लाख और 90% ऑफ बुक लॉस, मतलब ये तो हमेशा 3 लाख से ज्यादा होगा विच एवर इज हायर में। सो 3 लाख, दैट्स वाई इधर क्या आंसर आ गया है, 3 लाख इज योर आंसर। इतना तो मुझे डिडक्शन मिल ही जाएगा, नहीं बुक डिडक्शन नहीं, सॉरी, इतना तो लिमिट ऑफ रेम्यूनरेशन तो कंसिडर किया ही जाएगा। ठीक है। सो बेसिकली एक ही चेंज, 3 लाख रुपीज का 6 लाख बन गया और 1,50,000 का 3 लाख बन गया। दैट इज द ओनली चेंज इन पीजीबीपी। नाउ अभी हम लोग मेन चैप्टर से आगे बढ़ते हैं, दैट इज कैपिटल गेन्स। एकदम कुछ भी टेंशन मत लेना, कैपिटल गेन्स इज वेरी मच मैनेजेबल। काफी सारी चीजें चेंज हुई है, आई कांट डिनाई दिस, बट ठीक है, आराम से देखना, हम लोग आराम से कंप्लीट करेंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स में देयर आर 2 टाइप्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इतना आई होप इतना तो याद होगा तुम लोगों को। ठीक है। तो इसमें कुछ भी अमेंडमेंट नहीं, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। अभी वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या देखते थे, पीरियड ऑफ होल्डिंग देखते थे कि भैया पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का। ठीक है। अभी क्या हुआ था ना, ये बजट के टाइम पे 23/7/24 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, बिकॉज इसमें ना 2 बजट्स आए थे, याद है क्या, एक इंटरिम बजट आया था और एक फाइनल बजट आया था, राइट। जो क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होने के पहले, मतलब गवर्नमेंट में बजट आने के पहले और बजट आने के बाद, वैसा इंटरिम एंड फाइनल बजट बेसिकली हम लोगों को मिला था। तो फाइनल बजट जो आया था उसमें उसकी वजह से ये 23/7 का डेट अपने पास आया है। ठीक है। सो 23/7 में क्या लिखा है, 23/7 के पहले अगर असेट अक्वायर किया होगा तो उसके लिए क्या है पीरियड ऑफ होल्डिंग, याद है क्या, जनरली पीरियड ऑफ होल्डिंग इज 36 मंथ्स, बट कुछ कुछ असेट्स के लिए इट इज 12 मंथ्स एंड कुछ कुछ असेट्स के लिए इट इज 24 मंथ्स। बराबर। अभी ये वही है, देखो ना, 36 मंथ्स है पीरियड ऑफ होल्डिंग। कौन से असेट के लिए 12 मंथ्स है, अगर जो मेरे से पढ़ा है उनको याद होगा, जुस करके मैं बोलता था, जुस। जुस मतलब क्या, जीरो कूपन बॉन्ड, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। बराबर। तो ये केस में द लिमिट, सॉरी, द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज नॉट 36 मंथ्स, इट इज गोइंग टू बी 12 मंथ्स। बट 12 के ऊपर होगा तो लॉन्ग टर्म, अप टू 12 होगा तो शॉर्ट टर्म। बराबर। एंड 24 मंथ्स भी था इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अनलिस्टेड शेयर्स। उनके लिए केस में क्या था, 24 मंथ्स था। बट जो असेट्स अक्वायर हुए हैं प्रायर टू 23/7/24 उनके लिए है। बट उन्होंने अमेंडमेंट क्या लाया मालूम है, अमेंडमेंट लाया, जो भी अभी अगर असेट्स अक्वायर हुए हैं ऑन और आफ्टर 23/7/2024, जो भी असेट्स अक्वायर हुए हैं ऑन और आफ्टर 23/7/2024, उन्होंने एक क्या कर दिया मालूम है, 36 मंथ्स का कॉन्सेप्ट निकाल दिया। उन्होंने बोला ये तो अनचेंज्ड रहेगा, ये तो अनचेंज्ड रहेगा, और 12 महीना छोड़ के एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर 24 मंथ्स। मतलब 12 छोड़ के, मतलब ये जूस छोड़ के एवरीथिंग इज 12 मंथ्स, जूस इज 12 मंथ्स, जूस छोड़ के एवरीथिंग इज 24 मंथ्स। अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली देर आर ओनली 2 पीरियड ऑफ होल्डिंग्स नाउ, 12 मंथ्स का इन केस ऑफ जूस एंड 24 मंथ्स का इन केस ऑफ ऑल द अदर असेट्स। एकदम बराबर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इधर तक, सही है एकदम। ओके।
तो यही एक चेंज आ चुका है अगर असेट्स प्रायर टू 23/7 अक्वायर हुआ है या आफ्टर 23/7 ऑन और आफ्टर 23/7 अक्वायर हुए। तो बेसिकली 36 मंथ्स अभी पूरा का पूरा निकल चुका है। बट अभी अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों को बताओ, तुम लोगों को दोनों चीजें याद रखनी है, बिकॉज ऐसे भी कौन से अभी तुम लोगों का अटेम्प्ट मतलब 5 अटेम्प्ट वाले लोग जो है ना, वो एकदम बदनसीब लोग है बोल सकता हूँ, बिकॉज उनको बहुत सारी चीजें याद रखनी है, पहले का भी और अभी का भी। क्यों? बिकॉज उनके उनके लिए तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 एप्लीकेबल है ना। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिनके जिनके लिए एप्लीकेबल है, कौन सा अटेम्प्ट? मई 25, जून 25, सितंबर 25, दिसंबर 25 एंड जैन 26। ये 5 अटेम्प्ट्स एकदम बदनसीब लोग हैं, बिकॉज दोनों चीजें तुम लोगों को याद रखनी है। बट कुछ टेंशन नहीं है, तेरा भाई इधर है, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट का। सर हम लोग ने बहुत कुछ सुना था ये इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए। अभी तक तुम लोग ने जो जो इंडेक्सेशन बेनिफिट सीखा है ना, वो इंडेक्सेशन क्या था? 2001 में मैंने अगर कौन सा असेट परचेज किया है और अगर आज मैंने बेचा है, तो मैं क्या करता था, वो कॉस्ट का मैं इंडेक्स करता था, एंड आई यूज्ड टू गेट टुडेज वैल्यू यूजिंग द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। बराबर है। नाउ दैट इंडेक्सेशन बेनिफिट हैज बीन रिमूव्ड ऑल टुगेदर। क्या बात कर रहे हो सर? यस, इंडेक्सेशन बेनिफिट हैज बीन रिमूव्ड ऑल टुगेदर, और पूरा निकाल दिया भाई। और कब से निकाला मालूम है? 23/7/24 से पूरा का पूरा निकाल दिया। अभी हुआ क्या कि काफी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। आगे के जो भी 30-35 मिनट्स हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, प्लीज ये बहुत क्रूशियल है। तो प्लीज अगर 1.5 2.2x या कौन से भी हायर स्पीड पे तुम लोग अगर 2.5 नहीं 2x कौन से भी हायर स्पीड पे देख रहे हो, तो प्लीज तुम लोग थोड़ा सा स्पीड रिड्यूस करना, बिकॉज तुम लोगों को ये इधर भेजे में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा स्पीड कम करना, मेरे साथ एकदम करना मजा आएगा। ओके, मैं तुम लोगों को क्या बोला कि 23/7/24 के पहले एकदम लाइफ अच्छी थी अपनी, बिकॉज सब कुछ सेम था। 23/7 के बाद उन्होंने बोल दिया भाई अभी लाइफ तुम लोगों की अलग होने वाली है, डिफिकल्ट इजी नहीं, अलग होने वाली है, बिकॉज हम लोग इंडेक्सेशन पूरा निकाल रहे हैं। तो हम लोग एक एक चीज के बारे में बात करेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। असेट ट्रांसफर्ड प्रायर टू में 3 एग्जांपल्स लिए। अभी असेट ट्रांसफर्ड प्रायर टू 23/7 क्या होगा? इंडेक्सेशन अवेलेबल हो जाएगा। असेट ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर 23/7/24 नॉट अवेलेबल। बराबर है। तो ये तो मैं एक्सप्लेन अगर इतना ही करता ना, इतना ही अमेंडमेंट है, तुम लोगों को घंटा कुछ नहीं समझता। हाँ ठीक है, अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है, तो इसकी वजह से तेरे भाई ने क्या किया है, नीचे ना तुम लोगों को डिफरेंस बताने के लिए 2 एग्जांपल्स दिए, सो दैट तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसा क्या ही हुआ है ऐसे। राइट? ओके। नाउ अभी तीसरा पॉइंट हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉइंट पे आते हैं, असेट ट्रांसफर्ड प्रायर टू 23/7/24। जो तुम लोग ने अभी तक पढ़ा है वही हम लोग अभी करने वाले हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। रिंग परचेस्ड इन 1994 फॉर 1 लाख रुपीज। रिंग, ठीक है। उसमें डायमंड एम्बेड किया 30,000 रुपीज का, एक ही डायमंड एम्बेड किया 30,000 रुपीज का इन 1999। ठीक है। और एक डायमंड एम्बेड किया 40,000 रुपीज का ऑन 3/7/2008। मतलब ये रिंग परचेस किया, मेरे बीवी ने रिंग दी मुझे, रिंग दी मतलब रिंग परचेस की समझो। उसने दूसरे बीवी ने मुझे रिंग एम्बेड करके दिया, और तीसरे बीवी ने मुझे तो ऐसा हम लोग समझ सकते हो। सो पॉइंट इज, मैंने ऐसे इतना इतना रिंग परचेस करके उसमें 2 डायमंड्स तो एम्बेड कर दिए, ठीक है। और मैंने वही डायमंड जो है, वो जो डायमंड रिंग है ना, 2 डायमंड्स की वो जो रिंग गोल्डन रिंग, वो मैंने सेल कर दी फॉर 17 लाख फॉर 22/7 ऑन 22/7/2024। मतलब 23 के पहले है भैया, ठीक है। सर हम लोगों को क्या लगता है मालूम है, इफ द एसेट इज अक्वायर्ड प्रायर टू 1/4/2001, तो हम लोगों को एफएमवी लगता है। तो देखो एफएमवी भी दिया है 1,75,000 का, और सीआईआई दिया है सबका, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं, सॉरी ये ना सीआईआई है, गलती से 23/24 आया है, इट इज गोइंग टू बी 24/25। और तुम लोगों के लिए नया सीआईआई जो है वो कितना है? 363 है, ठीक है। ओके ना, सबसे पहले एफवीओसी कितना आएगा भाई? 17 lakhs विल बी एफवीओसी ना। 17 lakhs में सेल कर दिया, तो एफपीओसी बन जाएगा 17 lakhs माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस इज नथिंग, सो आई विल गेट नेट सेल कंसिडरेशन ऑफ 17 lakhs। एकदम मस्त। अभी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इस पे तो इंडेक्सेशन लगेगा ना भाई, क्योंकि कभी सेल किया है, प्रायर टू 23/7 सेल किया है, तो इंडेक्सेशन तो लगेगा, बराबर है। तो इंडेक्सेशन कितना कैसे लगेगा? 1 लाख रुपीज कंसिडर करूं क्या? नहीं भाई, एफएमवी और 1 लाख विच एवर इज हायर, दैट इज 1,75,000। टेक एफएमवी 1,75,000 इंटू 363 अपॉन 100, बराबर। सो 175 इंटू 363 अपॉन 100, सो मुझे ये मिल गया।
सर इसके बाद मुझे मैंने तो इंप्रूवमेंट भी किया था. यू हैव टू इग्नोर द इंप्रूवमेंट विच यू विल मेक विच यू हैव मेड प्रायर टू 1401. तो ये क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर करेंगे. बराबर. उसके बाद अनदर डायमंड एम्बेड किया मैंने 40,000 का, तो 40 इसका भी इंडेक्सेशन होना चाहिए ना. तो 40,000 रुपीज इंटू 363 अपॉन 0809 का क्या है, 137 है. तो ये कितना आएगा, 137. मैंने 167 लिखा है, एक सेकंड रुको सिर्फ. अभी हम लोग ये चेंज करते हैं. ठीक है, 137. अभी ये भैया गलती करता है रे. 40,000 इंटू 363 अपॉन 137, 105. शाबाश, ये भी गलत दिया. सो आंसर इज 1,05,985. ये भी चेंज करते हैं अभी. क्या टाइम पास ना. ये कितना आएगा, 9,58,765. ठीक है. तो ये अपना बेसिकली आंसर आ जाता है. ये हम लोग ने नॉर्मल कंप्यूट किया. तो यूल से कि इसमें अमेंडमेंट, हाँ सर समझा. अरे भाई अमेंडमेंट इसमें कुछ था ही नहीं, तुम लोग ने अभी तक ये पढ़ा है. राइट. अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक एग्जांपल लेंगे. जब भी हम लोग बात करेंगे इफ द असेट इज अक्वायर्ड आफ्टर 23/7 ऑन और आफ्टर 23/7/24, तभी क्या होगा, तो इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं होगा. नाउ इसमें बात को समझो. इधर ये जो सेल किया था, वो सेल किया है समझ 22/9/24 को. ठीक है. सिमिलर एग्जांपल है, तो एफवीओसी कितना आएगा, 17 lakhs. ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितना आएगा, नील. नेट सेल कंसिडरेशन 17 lakhs. बराबर. अभी हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, इंडेक्सेशन करते थे. बराबर. तो अभी हम लोगों को इंडेक्सेशन नहीं करना है, विच मीन सबसे पहला चेंज ये होगा कि हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लिखेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं लिखेंगे. सबसे पहला चेंज. उसके बाद ये भी कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा. बराबर. और ये 137 था, और ये भी कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा. सो बेसिकली सीधा का सीधा मैं कितना लिखूंगा, 175. सीधा का सीधा कितना लिखूंगा, 40,000. नाउ कैन आई से दिस हैज मेड योर लाइफ इजी. वैसे देखा तो दिस हैज मेड योर लाइफ इजी, राइट, बिकॉज कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ मिस्टेक्स होंगे ही नहीं. तो इसकी वजह से 17 lakhs ले लो, माइनस 175 ले लो, माइनस 40,000 ले लो. माई टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया, 14,85,000. यू विल से कि सर 14,85,000 इधर लॉन्ग टर्म आया और इधर तो सिर्फ 958 आया. तो सर हम लोगों के लिए तो ये ज्यादा बेनिफिशियल था. अभी उन्होंने तो 1485 इधर कर दिया. तो गवर्नमेंट सोच क्या रहा है, गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या अभी ज्यादा टैक्स पे करेंगे क्या. तो इसीलिए तो बवाल हुआ था. पर तुम लोगों को बताओ, ऐसा हमेशा नहीं होगा. बिकॉज जो टैक्स रेट्स थे ना, टैक्स रेट्स, वो टैक्स रेट्स चेंज हो चुके हैं. अगर तुम लोगों को याद होगा तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी रिंग है, राइट, तो 112 सेक्शन लगता है. और 112 में क्या टैक्स रेट था पहले, 20% था. बराबर. तो कैन यू कंसिडर 20, कैन यू कंप्यूट 20% ऑन 958, 958 765, 958 765 into 20%. If I do, I will get the answer as rupees 1,91,753. दिस इज द टैक्स लाइबिलिटी, राइट. अभी एचईसी उसे ऐड नहीं किया, पर 191,753 इज द टैक्स. अभी अगर मैंने बात किया न्यू मतलब जो 23/7 के बाद, ऑन और आफ्टर 23/7, द टैक्स रेट ऑफ 20% हैज बीन रिड्यूस्ड टू 12.5%. क्या बोल रहा हूं मैं, उन्होंने इंडेक्सेशन बेनिफिट तो छीन लिया, बट एक हाथ से जो उन्होंने छीना है ना, दूसरे हाथ से गवर्नमेंट ने हेल्प भी किया है. गवर्नमेंट ने क्या हेल्प किया, जो 20% टैक्स रेट था ना, उन्होंने वो कितना कर दिया, 12.5% कर दिया. नाउ लेट्स सी कि मेरा 12.5% के हिसाब से आंसर कितना आता है. सो 14,85,000 into 12.5% comes to 1,85,625. Now you check which is more beneficial. Now you check which is more beneficial. This is more beneficial. So even though we don't have the indexation, we are getting a benefit of reduction in the tax rate. And that's why this is how government wanted to help. But see, ये सब cases में helpful नहीं होगा. जितना पुराना asset होता है ना, जितना पुराना asset, उतना ज्यादा उतना कम अपने लिए बेनिफिट है. तुम लोग जब भी जैसे आगे बढ़ेंगे, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा इन जनरल की, बिकॉज क्या है कि उस पर ज्यादा इंडेक्सेशन हम लोगों को मिल सकता था इसके वजह से.
बट मैं तुम लोगों को एक चीज बताऊं कि हमेशा ये बेनिफिशियल नहीं है, हमेशा बेनिफिशियल नहीं है। देयर आर मल्टीपल केसेस जिधर पहले की केसेस बेनिफिशियल थे। बट ठीक है यार, मतलब एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, वैसा पार्ट है वो। और ऐसी चीज है वो कि कभी कभी कोई कोई केसेस में बेनिफिशियल होता है, कभी कभी कोई कोई चीजें में बेनिफिशियल नहीं होता है। सो बेसिकली गवर्नमेंट को गाली तो मिलती है, अच्छी बातें बोली जाती है अगर मेरे लिए बेनिफिट हुआ तो। अगर मेरे लिए बेनिफिट नहीं हुआ है तो मैं गवर्नमेंट के बारे में बुरा बोलूंगा। ये बेसिकली ये फंडा है, इधर चल रहा है। ठीक है, तो इधर असेट ट्रांसफर्ड प्रायर टू 12 23/7/24 इंडेक्सेशन तो अवेलेबल होगा, पर उसमें द टैक्स रेट इज 20% अंडर सेक्शन 112, अगर ये एग्जांपल का बात किया तो। अगर मैंने बात किया असेट इज ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर 23/7, इंडेक्सेशन तो अवेलेबल नहीं होगा, द टैक्स रेट इज गोइंग टू बी व्हाट 12.5%, अगर 112 का बात किया तो। बराबर, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, ओके। अभी मैं थर्ड डिस्कस करने के पहले आई वांट टू एक्सप्लेन द टैक्स रेट्स टू यू। अभी देखो, कैपिटल गेन के भैया टैक्स रेट जो है ना, मेजर चेंज तो उसमें हुआ है, मेजर चेंज तो इसमें हुआ है। एंड दीज आर द टैक्स रेट विच यू हैव टू लर्न। और इसमें कुछ भी अपने पास ऑप्शन नहीं है, इसमें काफी सारे चेंजेस हुए, तो प्लीज एक बार अच्छे से ये चीज देख लेना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म के बारे में। लॉन्ग टर्म के दो सेक्शंस थे, सेक्शन नंबर 112A एंड सेक्शन नंबर 112। 112A में लिखा है असेट्स विच आर ट्रांसफर्ड, दैट इज लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट विच इज डिस्कस्ड इन फाइनल, दैट इज फाइन। ठीक है, टैक्स रेट क्या है? अभी टैक्स रेट जो था, उन्होंने बोला है कि इसमें टैक्स रेट क्या कंसिडर किया जाएगा मालूम है? देखो, अगर मैंने असेट ट्रांसफर किया है प्रायर टू 23/7/24 के पहले अगर मैंने असेट ट्रांसफर किया है, तो हम लोग ने अभी तक वही पढ़ा था कि भाई 10% टैक्स लगता है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज। बराबर है, पर अभी उन्होंने टैक्स रेट चेंज कर दिया है और उन्होंने बोला है द टैक्स इज गोइंग टू बी 12.5% नाउ। मतलब एक चेंज क्या किया, जो 10% था वो 12.5% किया। मतलब प्रायर टू 23/7/24 होगा, इट इज स्टिल 10%। बट ऑन और आफ्टर 23/7/24 अगर ट्रांसफर किया होगा तो इट इज गोइंग टू बी 12.5%। नाउ ये जो एक चेंज तो ये हुआ, 10% का 12.5% कर दिया। बराबर, अभी दूसरा पॉइंट आता है कि जो लिमिट था ना 1 लाख रुपए का, वो भी एक्सटेंड करके कितना हो गया, 1.25 लाख हो गया। बराबर, मतलब बेसिकली मुझे ये बोलना है, इफ द असेट इज ट्रांसफर्ड प्रायर टू 23/7/24, ठीक है, अगर 22/7/24 को ट्रांसफर किया गया और उसका जो ये आता है ना कैपिटल गेन जो आता है, वो कैपिटल गेन आता है समझ 3 लाख रुपीस। बराबर, ये असेट कभी ट्रांसफर हुआ है, प्रायर टू 23/7। इसका मतलब कहना है इसके लिए टैक्स रेट इज 10% ओनली। यस, सो इसके लिए लिमिट क्या सर, लिमिट इज 1.25 lakhs फॉर ऑल, मतलब फॉर द एंटायर ईयर। ऐसा नहीं कि 125 इज आफ्टर 23/7 के पहले कुछ अलग लिमिट, ऐसा नहीं। 1.25 lakhs जो चेंज लिमिट है, दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर द एंटायर ईयर। इसका मतलब इसमें से 1.25 निकाला जाएगा और जो भी इसमें बचेगा, कितना बचेगा, 2 पॉइंट नहीं सॉरी 1.75। और ये जो 1.75 है, इस पे टैक्स रेट जब भी कंप्यूट करेंगे तभी देखेंगे, कभी ट्रांसफर किया था तो 22/7 को किया था, इसकी वजह से इस पे आएगा 10%। बराबर, एकदम मस्त। ओके, अभी यही चीज मैं इधर 9 करता हूं, अगर इधर 9 किया तो इधर कितना आएगा, 12.5%। एकदम बराबर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ओके। नाउ assets are transferred before 23/7/24 तो 10% in excess of 1.25 lakhs, ऑन और आफ्टर होगा तो 12.5% इन excess of 1.25। दोनों के लिए 1.25 नहीं है, कॉमन है पूरे साल का। ठीक सर, ऐसा भी हो सकता है ना कि एक असेट जो है वो 22/7 को ट्रांसफर हुआ है, बराबर, और इस पे 5 लाख रुपया गेन हुआ है, और एक जो असेट है वो 22/9 को ट्रांसफर हुआ है जिस पे गेन हुआ है 2 लाख रुपए का। तो टोटल तो 7 लाख रुपीज आते हैं। द क्वेश्चन इज कि सर इस पे 1.25 हम लोग माइनस करेंगे पहले, तो ये कितना आएगा, 5.75 lakhs। नाउ इस पे सर हम लोग कैसे टैक्स कंप्यूट करेंगे, बिकॉज सर 1.25 जो हम लोग ने माइनस किया, वो 1.25 lakhs हम लोग ने जो माइनस किया वो किससे माइनस किया, मतलब इसका यूज किया या ये यूज किया। देखो, इस पे एज सच कुछ क्लैरिटी नहीं है,
बट हम लोग डिसाइड करेंगे अपने केस में क्या फेवरेबल है अभी तक के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ठीक है। तो कैन आई से इस पे टैक्स रेट इज 10% और इस पे टैक्स रेट इज 12.5%। तो कहने से सबसे ज्यादा टैक्स रेट है उस पे हम लोग क्या करेंगे, बेनिफिट दे देंगे। तो ये इस पे बेनिफिट दिया ऐसे मान लेंगे। सो बचा कितना, इधर इधर बचा 75,000। सो जो भी 75,000 होगा इस पे 12.5%, और ये जो 5 लाख ऊपर का है उस पे कितना, 10%। ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ठीक है एकदम। और इस पे अगर गवर्नमेंट ने और क्लैरिटी दिया तो मैं तुम लोगों को एक चीज कम्युनिकेट कर दूंगा, ठीक है, ओके। चलो, इस पे कंडीशंस क्या क्या है, इस पे कंडीशंस है एसटीटी शुड बी पेड, ठीक है, ये तो पहले से ही था। चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलेगा तो पहले से ही था। रिबेट एट 87A नहीं मिलेगा, ये तो पहले से ही था। इस पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। द ओनली चेंज इन दिस इज द रेट ऑफ 10% हैज बीन इंक्रीज टू 12.5% एंड द लिमिट ऑफ 1 लाख इज विल बी इंक्रीज टू 1.25 lakhs। नाउ 1.25 lakhs इज फॉर द एंटायर ईयर, बट जो अगर रेट का बात किया तो 23/7 के पहले रेट इज 10, उसके बाद रेट इज 12.5%, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर। सेक्शन नंबर 112 के अंदर क्या चेंज हुआ है सर, इसमें ही मेन चेंज हुआ है। 112 था क्या, 112 में बात किया है कि एनी असेट्स अदर देन 112 ए के असेट्स, एनी असेट्स अदर देन 112 ए के असेट्स, मतलब लिस्टेड इक्विटी शेयर्स बराबर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स छोड़ के सब असेट्स इधर, मतलब मेरे लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो रेट ऑफ टैक्स क्या है, देखो मैं क्या बोला था कि 23/7 के पहले लाइफ एकदम कुशल मंगल थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं था लाइफ में। तो प्रायर टू ट्रांसफर, प्रायर टू 23/7/24 इज 20% विद इंडेक्सेशन ना, 20% विद इंडेक्सेशन, ठीक है। लाइफ मेन स्टार्ट हुई अपनी कॉम्प्लिकेट होनी वेयर द ट्रांसफर इज हैपनिंग ऑन और आफ्टर 23/7/2024, ठीक है। अभी इसमें ना मैंने बहुत इजी वे में मैंने ट्राई किया है तुम लोगों के लिए बनाने का, एक ही चार्ट में तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस काफी है, एक रीडिंग में मे बी तुम लोगों को याद नहीं रहेगा। सो डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योरसेल्फ कि मैं एक बार ये वीडियो भी देख लिया तो भी मुझे याद रहेगा, नहीं रहेगा। तुम लोगों को बैठना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ये याद रखने के लिए। बट मेहनत जब तक नहीं करोगे तब तक तुम लोगों को हाथ में नहीं मिलेगा कुछ भी, बिकॉज you can't afford to not remember these rates now, okay, because this is the amendment, so high chance मतलब 110% इस पे क्वेश्चन तो आने ही वाला है तुम लोगों के एग्जाम में, राइट। तो अपने पास ऑप्शन नहीं है, इजी है, कुछ टेंशन नहीं। देखो इधर मैंने क्या ट्रांसफर किया है ऑन और आफ्टर 23/7/24, मैंने ट्रांसफर किया है लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, लैंड और बिल्डिंग और बोथ मैंने ट्रांसफर किया है। देखो अभी सिचुएशन अच्छे से समझना, मैंने क्या किया है, लैंड बिल्डिंग और बोथ acquired before 23/7/24 and sold before। अगर अक्वायर भी बिफोर हुआ है और सोल्ड भी बिफोर हुआ है तो क्या करेंगे, अभी ये मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसका सपोर्ट ले लेंगे, मुझे 1 मिनट देना। चलो आ गया। अभी लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, अगर मैंने क्या किया है, लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ अक्वायर्ड प्रायर टू 23/7/24 किया है और सेल भी 23/7/24 के पहले किया है तो ऊपर का ही लगेगा 20% विद इंडेक्सेशन। बट अगर मैंने प्रायर टू 23/7/24 मैंने अक्वायर किया है बट सेल कर रहा हूं ऑन और आफ्टर 23/7/24, देन इन दैट केस इधर मेरे पास दो ऑप्शंस मिलते हैं टू पे द टैक्सेस। आई हैव टू ऑप्शंस टू पे द टैक्सेस इफ आई एम एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। नंबर वन, आई शुड बी अ रेसिडेंट पर्सन। नंबर टू, I am purchasing land, building or both prior to 23/7/24 and selling it on or after 23/7/24. Then in that case, and it has to be long term. It has to be what? Long term. Then in that case, मेरे पास दो options मिलते हैं. I can pay the taxes at the rate of 20% with indexation, or I can pay the taxes at the rate of 12.5% without indexation. 20% विद इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, तुम लोगों को जो फेवर में आता है वो तुम लोग क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग ये होता है इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर रेसिडेंट्स होंगे तो इन दिस केस अपने लिए एप्लीकेबल होता है, पर अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ होंगे तो ये तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। अगर ये अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो इसके लिए तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं, तो इसके लिए द न्यू रेट विल बी एप्लीकेबल, दैट इज 12.5%, दैट इज विदाउट इंडेक्सेशन, जो हम लोग ने ऊपर देखा था, याद है। ऊपर हम लोग ने एक एग्जांपल सॉल्व किया था, उसमें देखा था 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। तो प्लीज समझना कि
112 के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग अगर स्पेसिफिकली मैंने बात किया, और अगर वो अक्वायर किया है प्रायर टू 23,724, सेल किया है ऑन और आफ्टर 23,724, और अगर मैं एक इंडिविजुअल और एचयूएफ रहूंगा रेसिडेंट, देन इन दैट केस आई हैव टू ऑप्शंस, 20% विद इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। मतलब अभी भी इंडेक्सेशन अवेलेबल है, अभी अभी अवेलेबल नहीं है ऐसा नहीं है, पर मेरे पास ऑप्शन में वो अवेलेबल है। पर किसके लिए? सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ, रेसिडेंट होना चाहिए, लैंडेड बिल्डिंग प्रायर परचेस करना चाहिए और अभी सेल करना चाहिए ऑन और आफ्टर 23/7, और वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, राइट? और अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ होगा तो सवाल ही नहीं है, इसके लिए नॉर्मल रेट ऑफ 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन विल बी एप्लीकेबल। तो सर व्हाट इफ इट इज नॉट लैंड एंड बिल्डिंग? व्हाट इफ इट इज नॉट लैंड एंड बिल्डिंग? इफ इट इज नॉट लैंड एंड बिल्डिंग, तो सीधा मैं इधर आता हूं, अदर असेट्स के केस में भी कितना बन जाएगा? 12.5%। पर अभी लैंड एंड बिल्डिंग का दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग बोथ अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 23/7/24 एंड सोल्ड ऑल्सो ऑन और आफ्टर 23/7/24। मतलब परचेस भी फॉर एग्जांपल आज के दिन पे परचेस किया, आज के दिन पे सेल कर दिया, इसमें मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शंस कभी है सिर्फ अक्वायर किया है पहले और सेल किया है बाद में। सिर्फ ये केस में तुम्हारे पास ऑप्शन है 20% विदाउट विद इंडेक्सेशन एंड 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। आई होप यू आर क्लियर। बट अगर कौन सा भी लैंड एंड बिल्डिंग अक्वायर भी आफ्टर हुआ है एंड सेल भी आफ्टर हुआ है, तो उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन ही हो जाएगा। अदर एसेट्स का बात किया तो इधर तो ऑप्शन है ही नहीं। अदर एसेट्स के केस में तो क्या है, तुम लोग पहले अक्वायर करो ये आज सेल करो, पहले अक्वायर करके आज सेल किया तो भी 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, बराबर। बाद में अक्वायर करके बाद में सेल किया तो भी 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। सर पहले अक्वायर करके पहले ही सेल किया तो नॉर्मल रेट ना ऊपर का 20% विदाउट इंडेक्सेशन वाला, राइट? तो दीज आर द थिंग्स विच आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस। और इसके वजह से आई एम गोइंग टू डिस्कस वन मोर एग्जांपल। जो मैं तीसरा एग्जांपल नहीं लिया था ना, वो तुम लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ। तुम लोग को समझा कि व्हाई एवरीवन इज सेइंग दैट देयर इज अ लॉट ऑफ अमेंडमेंट इन कैपिटल गेन, लॉट ऑफ अमेंडमेंट इन कैपिटल गेन। ये कॉम्प्लिकेशन बेसिकली उन्होंने इसमें ऐड कर दिया है, राइट? एंड इसके लिए वी नीड टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू शो यू द डिफरेंस इन एवरीथिंग। देखो, असेट ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर 23/7/24, ऑन और आफ्टर 23/7/24, इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल, बराबर है? बराबर है। नाउ ये असेट कौन सा है? बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। असेट अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 23/7/24, लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ एंड नॉट अवेलेबल है अपने पास। बट अभी कैसा है ना, अपने पास ऑप्शन अवेलेबल कभी होगा ओनली इफ द असेट इज अक्वायर्ड prior to 23/7/24 and sold on or after 23/7/24, बराबर। acquired prior and sold on or this is only in case of land and building or both, बराबर। ठीक है, चलो अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। फ्लैट परचेस किया ऑन 1/4/2001 फॉर 10 लाख रुपीस, ठीक है। सेल किया फॉर 90 lakhs ऑन 22/9/2024, ठीक है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है उन्होंने, दे के रखा है, ठीक है। मेरे पास क्या ऑप्शन है अभी? टैक्स पे मैं सीधा टैक्स के पे ऊपर आता हूं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज एफवीओसी कंसिडर करो 90 lakhs, ऊपर दिया ही है, माइनस ऑप्शन 1 इज डोंट टेक एनी इंडेक्सेशन, नो इंडेक्सेशन। मतलब क्या, कितना रेट होगा? 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन का, ठीक है। तो सीधा मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 10 lakhs नो इंडेक्सेशन के हिसाब से, आ गया 80 lakhs, उस पर 12.5% आ गया ऑन, सॉरी 12.5% आ गया ऑन 80 lakhs, हाँ 12.5% आएगा ऑन 80 lakhs। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज 20% विद इंडेक्सेशन। तो ये कैसे करेंगे? एफवीओसी है 90 lakhs, माइनस क्या करेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे, एंड इट विल कम टू 53,70,000। और इस पे कितना परसेंट आएगा? 20%। नो इफ वी हैव टू जस्ट कंप्यूट 53,70,000 का 20%, इट विल कम टू 10,74,000। और ऊपर अगर मैंने कंप्यूट किया था, वही है ना, जस्ट रीचेक कर रहा हूं, 80 lakhs इंटू 12.5% comes to 10 lakh rupees. Now, even though my long-term capital gain here is 80 lakhs
and here my long term capital gain is 53,70,000. You only tell me which one is more beneficial for me. Can I say clearly the without indexation ka option is more beneficial for me, so I will go for this one. So ऐसे कभी कभी तुम लोगों के क्वेश्चंस में आएगा वेयर यू हैव टू कंप्यूट बोथ एंड यू हैव टू टेल दिस इन द पेपर कि क्या मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है. अंडरस्टैंडिंग. तो ये मेनली कैपिटल गेन का जो अमेंडमेंट है जो लोग बोल रहे थे. सो दिस इज द मेजर अमेंडमेंट विच यू हैव इन कैपिटल गेन्स. और इधर तक अमेंडमेंट नहीं रुकता है. तो ये तो हम लोग ने कंप्यूट कर दिया, इंडेक्सेशन बेनिफिट कर दिया, ये सब कुछ हम लोग ने कर दिया. अभी और एक चीज का एक अमेंडमेंट है, दैट इज इन केस ऑफ, किधर गया है वो, दैट इज इन केस ऑफ, हाँ करेक्ट इधर है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज. ना ये बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज क्या था सर, ये तो पूरा अमेंडेड है क्या? नहीं नहीं, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज पहले भी था. कौन सा सेक्शन था ये? सेक्शन नंबर 46A, कैपिटल गेन्स ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज. अभी देखो, इन केस ऑफ शेयर्स अदर देन डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स, ठीक है, तो ये कैटेगरी 1 आ गया, जो अदर देन डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ और फिर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के बारे में बात कर रहे हैं. बायबैक जब भी होता है तो इन द हैंड्स ऑफ कंपनी इट वाज नो टैक्स, एंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स देयर वाज अ टैक्स. कितना टैक्स लगेगा? समझो, बायबैक प्राइस कितना है? बायबैक प्राइस 100 रुपए है, और तुम लोग ने कंपनी को कितना पे किया था? तुम लोग ने कंपनी को 70 रुपीज पे किया था. तो कह रहे से 30 रुपया तुम्हारा इनकम बन गया, तो इस पे कैपिटल गेन लग जाता था. बराबर है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है. अभी दूसरे इस पे तो कुछ भी चेंज नहीं है. अभी जो चेंज है ना वो तुम लोगों के साथ अभी डिस्कस करता हूं. इन केस ऑफ शेयर्स ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड, प्लीज अभी इसमें ध्यान देना, इट इज कंप्लीटली न्यू, इट इज कंप्लीटली न्यू. अभी क्या है मालूम है, 100 रुपए का बायबैक शेयर है. फॉर एग्जाम्पल यू आर अ शेयर होल्डर, मैंने तुम लोगों को शेयर्स अलॉट किए, तुम लोग ने मुझे 70 रुपीज दे दिए, ठीक है. 70 रुपीज तुम लोग ने मुझे दे दिए, ठीक है. तुम्हारा कॉस्ट कितना बन गया? 70 रुपीज, ठीक है. मैंने बोला कि भाई मुझे वो शेयर्स बायबैक करना है, मैं तुम लोगों को 100 रुपीज दे दूंगा. तुम लोगों के लिए इनकम कितना हुआ? 100 रुपीज नहीं भाई, 100 रुपीज माइनस 70 रुपीज, बिकॉज 70 वॉज योर कॉस्ट. सो तुम्हारे लिए ऐसे देखा तो इनकम इज ओनली 30 रुपीज. सो डोंट यू थिंक 30 रुपीज शुड बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स? 30 रुपीज शुड बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स, बराबर है. बट उन्होंने ना इधर थोड़ा ट्रीटमेंट चेंज कर दिया. ट्रीटमेंट में क्या बोल दिया मालूम है? कंपनी जब भी 100 रुपीज का पेमेंट करेगी ना, देखो ना, कंपनी जब भी 100 रुपीज का पेमेंट करेगी ना टू द शेयर होल्डर, तो इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर टैक्स हो जाएगा 100. यूल जी कि सर गलत हो रहा है ना ये, बिकॉज 100 रुपीज तो उसको मिला है, पर कहने से पहले उसने 70 दिया था. ये भी इधर लिखता हूं, पहले उसने 70 तो दिया था ना, तो 30 रुपीज उसके लिए टैक्स होना चाहिए. तो सुनो बात को, तो ये आईएफओएस के अंदर वो टैक्स करेगा 100 रुपीज, बराबर. और कैन आई से, यू थिंक फ्रॉम शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव, तुम्हारे पास कुछ असेट्स थे, अभी वो असेट्स नहीं है, क्यों? बिकॉज यू gave up your right on the shares. So can I say you have extinguished the right over the shares, correct, and you gave those shares to me बायबैक होने के बाद. तो इसके वजह से गवर्नमेंट बोल रहा है इस पे कैपिटल गेन भी लगेगा, बिकॉज तुम्हारा पहले राइट था, अभी राइट नहीं है. तो सर कैपिटल गेन क्या होगा? कैपिटल गेन में दे सेड कंसीडर योर एफवीओसी एज निल, बराबर. उसके बाद माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और जो भी तुम्हारा कॉस्ट था दैट इज 70 रुपीज, वो मेरा कॉस्ट बन जाएगा. सो ये मेरा कैपिटल लॉस आ जाएगा. और ये जो कैपिटल लॉस है वो कितना आ जाएगा? 70 रुपीज आ जाएगा. और ये 70 रुपीज आई कैन सेट ऑफ अगेंस्ट any of the incomes of capital gains. So can I say ultimately you are considering 100 rupees in as your income and 70 rupees you are setting off your losses. So basically उन्होंने एक ही कंप्यूटेशन में 100 माइनस 70 नहीं दिखाया, उन्होंने अलग अलग कंप्यूटेशंस में 100 एक जगह इनकम दिखाया और दूसरे जगह वो बोल रहा है कि लॉस तुम लोग सेट ऑफ कर लो. उन्होंने ट्रीटमेंट चेंज किया है. बट कैन आई से मोटा मोटी अगर देखा हम लोग ने, तो 100 माइनस 70 किधर ना किधर हो रहा है वो कंप्यूटेशन में, राइट. तो हम लोग पे कर रहे हैं 30 रुपीज पे टैक्स, बिकॉज तुम्हारा इनकम 30 है, पर 30 का कैसे ट्रीटमेंट आया? 100 माइनस 70 नहीं आया, आईएफओएस के अंदर 100 इनकम आया, और कैपिटल लॉस आया 70 का, जो तुम लोग अलग अलग से तुम लोग सेट ऑफ किसी और इनकम से कर सकते हो कैपिटल गेन के अंदर, मतलब सेट ऑफ के प्रोविजन यूज करके, जो जिधर जिधर पॉसिबल है उधर उधर कैपिटल लॉस को सेट ऑफ हो सकता है. अंडरस्टैंडिंग. तो मैं जो कंपनी जो शेयर होल्डर को 100 रुपीज पे करेगा वो डिविडेंड जैसे ट्रीट होगा. क्या होगा? डिविडेंड जैसे ट्रीट होगा.
और इसके वजह से जब भी कंपनी 100 रुपीज का पेमेंट करेगी तभी डिविडेंड का टीडीएस काटेगी अंडर सेक्शन 194। डिविडेंड पे टीडीएस काटेगी अंडर सेक्शन 194। तो यही चीज इधर लिखा है, देखो, treated as dividends in the hands of the shareholders, in the hands of the company क्या होगा, TDS at the rate of 194 to be deducted. In the hands of shareholder क्या होगा, taxable under IFOS as dividend, and buyback is treated as extinguishment of rights and thus capital gain will be applicable. FVOC क्या माना जाएगा, nil. Cost of acquisition will be actual cost, so it will be a capital loss and was set off possible है. अंडरस्टैंडिंग. सो दिस इज ऑल्सो एन अमेंडमेंट इन द कैपिटल गेन्स चैप्टर. अब इसके ऊपर कैपिटल गेन चैप्टर में अमेंडमेंट मतलब एक सेक्शन नंबर याद है क्या, एक सेक्शन नंबर 50 करके एक सेक्शन था, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स. तो था ना मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स जो था, तो उसके केस में एक छोटा सा अमेंडमेंट मैं डिस्कस कर लेता हूं. नॉट अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, बट स्टिल एक बार पढ़ लेते हैं. एक कुछ था कि स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1423, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर. अभी तुम लोगों को याद है कि मैक्सिमम 35% इज टुवर्ड्स, देखो एक स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, अ म्यूचुअल फंड वेयर नॉट मोर देन 35% ऑफ द टोटल प्रोसीड्स इज इन्वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर्स. मतलब जो भी म्यूचुअल फंड का पैसा है वो मैक्सिमम 35% इक्विटी में जा रहा है, बाकी किधर जा रहा है, डेट में जा रहा है. ऐसे स्पेसिफाइड बेसिकली डेट ओरिएंटेड जो होते हैं ना म्यूचुअल फंड्स, उसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं. तो जिसमें उन्होंने और एक चीज ऐड किया है, दैट इज अनलिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स विच आर ट्रांसफर्ड और रिडीम्ड ऑन और आफ्टर 23/7/24, उसके लिए भी सेक्शन नंबर 50 एप्लीकेबल होगा. और वो अगर 23/7/24 के बाद अगर सेल किए हैं अनलिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, देन इन दैट केस वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमेशा कंसिडर किया जाएगा. हमेशा क्या कंसिडर किया जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, बाकी एवरीथिंग ऑफ सेक्शन नंबर 50 विल रिमेन द सेम. कंप्यूटेशन एग्जैक्टली सेम रहता है दोस्त. एफवीओसी मतलब क्या, जो इनफ्लो हुआ वो एफवीओसी है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और माइनस एक्सपेंडिचर इनकर्ड, वो मेरा क्या बन जाएगा, कैपिटल गेन बन जाएगा. बराबर है. सर आपने तो मुझे स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स तो एक्सप्लेन किया, ये मार्केट लिंक्ड डिबेंचर क्या होता है, मतलब जो डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है, रिटर्न्स जो होते हैं ना, रिटर्न्स आर बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द मार्केट फ्लक्चुएशन. जितना मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है उसके हिसाब से तुम लोगों को डिबेंचर्स के रिटर्न्स मिलते हैं. अंडरस्टैंडिंग. तो ये एक अमेंडमेंट तुम लोगों को मुझे बताना था कैपिटल गेन्स के अंदर. तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस अमेंडमेंट एज वेल. उसके बाद एक आईएफओएस में छोटा सा अमेंडमेंट है, हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. याद है फैमिली पेंशन का एक पॉइंट था. फैमिली पेंशन के केस में इट वाज 15,000 और 1/3 विच एवर इज लोअर था. तो अभी 15,000 का दे हैव इंक्रीज द लिमिट टू 25,000. 15,000 का दे हैव इंक्रीज द लिमिट टू 25,000. इसमें इतना ही है और कुछ इसमें है ही नहीं. ठीक है, अभी हम लोग सीधा जाएंगे डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स के अंदर. डिडक्शन सॉरी डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई के अंदर. तो डिडक्शन के अंदर याद है क्या, एक सेक्शन था 80CCD2 करके. 80CCD2 में एक पॉइंट था कि एम्प्लॉयर पहले कंट्रीब्यूट करता है. एम्प्लॉयर जो मेरे लिए कंट्रीब्यूट करता है वो पहले मेरे इनकम में ऐड होता है, इनकम पहले कंप्यूट होता है और उसके बाद आई टेक अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD2. इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, डिडक्शन कितना मिलता है, जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर. बट अगर एम्प्लॉयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर होगा, देन इन दैट मतलब स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, तो लिमिट ऑफ 10% विल बी एक्सटेंडेड टू 14%. बराबर. बट इफ नाउ एज पर द न्यू लॉ, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर 115 बीएससी, देन तुम लोगों के लिए 10% है ही नहीं. हमेशा और हमेशा कितना लगेगा, 14% ऑफ सैलरी विल बी कंसिडर्ड एंड नॉट 10%. तो एम्प्लॉयर कौन सा भी हो, तेरे लिए कितना लगेगा, डिडक्शन मिल जाएगा, 14% ऑफ सैलरी का डिडक्शन मिल जाएगा. सो ये बेसिक एंड डियरनेस अलाउंस ये सब कुछ सेम रहेगा. करेक्ट है, नो वरीज, नो वरीज. उसके बाद अपने बहुत दो छोटे छोटे पॉइंट्स बाकी रहते हैं टीडीएस के अंदर. आ जाओ. टीडीएस में यही मैं तुम लोगों के लिए समराइज करके इधर लेके आया हूं. इतना ही चेंज है टीडीएस के अंदर. जो सेक्शंस है, जो सेक्शंस है, सेक्शन नंबर डी, जी एंड एच, जो मेरे से पढ़ा है, तुम लोगों को मालूम होगा, मैं तुम लोगों को बोला था कमीशंस के 3 सेक्शंस थे. कमीशन के 3 सेक्शंस थे. इंश्योरेंस कमीशन हो या लॉटरी का कमीशन हो या नॉर्मल कमीशन और ब्रोकरेज हो, तो ये तीनों सेक्शंस इधर आ गए. तो जिसका ओल्ड रेट वाज 5% एंड दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 2%.
बराबर। 194 डीए है, वो 5% था पहले, पर अभी 2% हो गया। 194 आईबी है, जो आय का 50,000 रुपीज का एक लिमिट था। 50,000 पर मंथ अगर मैंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दिया होगा रेंट पे, 50,000 के ऊपर अगर रेंट होगा तो उस पर टीडीएस लगता है, वो 5% था, दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 2%। 194 एम, बराबर। 194 एम में क्या था, 194 सी में जो फॉल नहीं होता है, 194 क्या जे में जो फॉल नहीं होता है, 194 एच में जो फॉल नहीं होता है, वो लोग किधर फॉल होंगे, छोटे लोग 194 एम में फॉल हो जाएंगे, राइट। तो उनके लिए भी लिमिट 5% का क्या कर दिया उन्होंने, 2% कर दिया, ठीक है। और एक है वो, कोई अगर सीएमए और सीएस अगर कर रहा है तो 194 ओ करके कॉन्सेप्ट है। 194 ओ करके जो एक कॉन्सेप्ट है, उन्होंने उसका पहले जो रेट था 1%, तो कितना कर दिया, 0.1% बेसिकली उन्होंने वो कर दिया है 194 ओ के अंदर। अभी तीन छोटे छोटे पॉइंट्स है। सेक्शन नंबर 192 याद है, एम्प्लॉयर जब भी टीडीएस काटता है सैलरी का, जब भी पेमेंट करता है, तभी तभी ना एम्प्लॉयर क्या क्या कंसिडर करता है, सब कुछ कंसिडर करता है एम्प्लॉयर। तेरा टीडीएस कंसिडर करता है, तेरे ऑल द इनकम्स दे विल कंसिडर, लॉसेस में सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कंसिडर करेगा, याद है। बट अभी उसमें और एक चीज उन्होंने बोल दिया कि भाई एम्प्लॉयर जब भी कंसिडर करेगा ना पूरा कंप्यूटेशन, तभी वो टीसीएस अगर कुछ कलेक्ट किया होगा ना वो भी कंसिडर करेगा। तो ये क्या छोटा सा क्लैरिफिकेशन है भाई, टीडी उधर सिर्फ टीडीएस बोला था, उन्होंने बोला कि भाई टीसीएस कुछ कलेक्ट किया होगा वो भी कंसिडर करेगा व्हाइल कंप्यूटिंग द कंप्यूटेशन। एक कंप्यूटेशन आएगा, टैक्स लायबिलिटी आएगा, और ये जो टैक्स लायबिलिटी आएगा उस पे वो अपॉन 12 करके एवरी मंथ से टीडीएस काट लेगा, बराबर। सो एक कंप्यूटेशन करता है बेसिकली एम्प्लॉयर एवरी एम्प्लॉय का, एंड दे कंप्यूट द फाइनल टोटल इनकम। टोटल इनकम के बाद टैक्स लायबिलिटी आता है, टैक्स लायबिलिटी के बाद टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड, टीसीएस ऑलरेडी कलेक्टेड, वो माइनस किया जाता है, एंड फाइनली जो भी अमाउंट आता है उस पे क्या किया जाएगा, उसके ऊपर टीडीएस काटा जाएगा, मतलब वो कंसिडर किया जाएगा टीडीएस में, ठीक है। तो ये 192 आ गया। दूसरा, सर्विसेज कवर्ड अंडर सेक्शन 194 जे, याद है क्या, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, ये सब जो है डायरेक्टर सिटिंग फीस। तो ये जो सर्विसेज थे अंडर सेक्शन विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 194 जे will not be covered under the definition of work under section 194 सी। 194 सी के जो वर्क लिखा है ना, वर्क उसमें इंक्लूड नहीं होगा, ऐसे वो लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना। उधर 194 जे लगता है तो 194 सी के वर्क में आके क्या ही करेंगे वो लोग, राइट। तो ये कंफ्यूजन ना होने के लिए उन्होंने बोला कि भाई 194 जे के अंदर जो है 194 सी के वर्क के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, उसको 194 जे में ही टैक्स करो। एक सेक्शन तो याद है 194 आई ए, परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। इफ सेलर्स आर मोर देन वन, और बेसिकली को ओनर्स है, मैं बायर हूं और मेरे मैं एक पर्सन से हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर रहा हूं और वो दो लोग हैं, मतलब को ओनर्स है, तो मैं दोनों का 90 लाख का प्रॉपर्टी है, जो 50 लाख का ऊपर है, इसकी वजह से टीडीएस तो लगना चाहिए। बट हो क्या रहा है ना, वो दोनों को ओनर्स है, तो इसकी वजह से मैं ए को पे कर रहा हूँ 45 लाख, बी को पे कर रहा हूँ 45 लाख, तो इस पे टीडीएस लगेगा क्या, तो गवर्नमेंट ने बोला भैया इस पे तो टीडीएस लगेगा, बिकॉज इवन दो दीज आर को ओनर्स, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज मोर देन 50 लाख ना, इट इज 90 लाख। तो इसकी वजह से दोनों को पेमेंट जब भी किया जाएगा ना, दोनों के टाइम पे टीडीएस कटा जाएगा, और वो कटा जाएगा 194 आई ए के अंदर, बराबर। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर, दीज आर द टीडीएस अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल टू यू। इसके ऊपर कुछ एज सच नहीं है, टीडीएस के जो भी अमेंडमेंट्स है वो अभी एक सिर्फ लास्ट बाकी रहता है, दैट इज रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर एक पॉइंट था 139 के अंदर, कोटिंग ऑफ आधार नंबर। ये क्या था, एवरी पर्सन एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर मस्ट मैंडेटरीली कोट आधार नंबर इन टू थिंग्स। नंबर वन, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन, पैन अलॉटमेंट के केस में तुम्हारा आधार नंबर होना चाहिए, या एंड रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर भी तुम्हारा आधार नंबर होना चाहिए। पहले क्या था मालूम है, आधार नंबर अगर नहीं होगा तो तुम लोग आधार एनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हो, क्या कर सकते हो, एनरोलमेंट आईडी भी डाल सकते हो, और उन्होंने वो चीज अभी कट कर दी। उन्होंने बोला भाई नहीं भैया नहीं, अभी हम लोग एक लेवल पे पहुंच गए जिधर हम लोग आधार नंबर सबके पास है ऐसे मानते हैं, और तुम्हारे पास आधार नंबर होना ही चाहिए, एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे नहीं चलेगा। ये क्यों ऐड किया था, बिकॉज पहले लोगों के पास पूरा नहीं था आधार नंबर उनके पास पहले, तो इसकी वजह से उनको एक ऑप्शन दिया था, भाई ठीक है ना, अब तक आधार मिला नहीं है ना, तो एनरोलमेंट आईडी डाल दो चल जाएगा। पर ऐसा नहीं है, अभी सबके पास आधार कार्ड मिला है ऐसे वो लोग मानते हैं, और जब तक आधार कार्ड नहीं मिलता है तब तक तुम लोग ये सब चीज नहीं कर सकते, ये वो लोग बोल रहे हैं। तो यार इतने ही अमेंडमेंट्स हैं, हम लोग ने अमेंडमेंट्स काफी डिटेल में डिस्कस भी किए हैं, एंड आई होप दैट यू आर क्लियर विथ ऑल द अमेंडमेंट्स। जितना भी अमेंडमेंट्स थे हम लोग ने
एग्जाम्पल्स जिधर जिधर एप्लीकेबल होते हैं उधर उधर तुम लोगों को एक्सप्लेन किया। या देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ने एक एग्जाम्पल देखा था रिबेट का, मार्जिन रिलीफ कैसे निकालना है। सैलरी के अंदर वो 75,000 का एक चेंज हुआ था, वो तुम लोगों को मैंने बता दिया। पीजीबीपी में एक छोटा सा जो दो चेंजेस हुए थे, एक चेंज जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर मेरा बिजनेस होगा तो वो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही टैक्स हो जाएगा, और वो रेम्यूनरेशन का पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। कैपिटल गेन एकदम डिटेल में डिस्कस किया हम लोग ने। उसके बाद आईएफओएस के अंदर हम लोग ने एक चेंज देखा, याद है, फैमिली फैमिली पेंशन का एक पॉइंट था, राइट? फैमिली पेंशन का 15,000 का 25,000 हो गया। ओके, आईएफओएस में और एक चेंज है, एक पहले ना सेक्शन था 56 टू 7 बी करके, याद है कि एफएमवी के ऊपर मैंने अगर कौन से कंपनी ने कौन इशू किए शेयर्स, मतलब अगर एफएमवी है उसका नहीं, एफएमवी है उसका 15 रुपीज और उसने शेयर्स इशू किए 20 रुपीज में, तो 5 रुपया मुझे क्या देना पड़ता था, 56 टू 7 बी के अंदर टैक्स देना पड़ता था, राइट? तो ये सेक्शन जो है ना, ये सेक्शन ही पूरा हट गया है, ये सेक्शन ही पूरा हट चुका है। इसको एंजल टैक्सेशन बेसिकली बोलते थे। ये सेक्शन पूरा हट चुका है, तो ये तुम लोग नहीं पढ़ोगे अभी। क्लबिंग में कुछ भी अमेंडमेंट नहीं था, सेट ऑफ में अमेंडमेंट नहीं था, डिडक्शन के अंदर एक अमेंडमेंट था, तुम लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। टीडीएस के अंदर जो एक था वो एक पेज में तुम लोगों को बता दिया। रिटर्न ऑफ इनकम में भी तुम लोगों को मैंने बता दिया। बस बाकी किसी में भी अमेंडमेंट्स नहीं है। आई होप दैट दिस एंटायर अमेंडमेंट लेक्चर वाज हेल्पफुल फॉर यू। कम टाइम में अच्छा क्वालिटी देने का मैंने इसमें ट्राई किया है। यू विल गेट दीज नोट्स ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप में, एक बार डाल देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। और यस, वापस मैं तुम लोगों को बोलता हूँ, इफ यू फील दैट आपको और डिटेल में पढ़ना है, एक एक चीज समझ के पढ़नी है, देन इन दैट केस माय प्रैक्टिस बैच इज कमिंग अप। प्रैक्टिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 18 फरवरी। अगर आप ये बाद में लेक्चर देखते रहोगे तो प्रैक्टिस बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, मैं बोल सकता हूँ। बट एक चीज तुम लोगों को बताऊँ, जो डेप्थ और क्लैरिटी तुम लोगों को उसमें मिलेगा, वो दैट इज गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग। दिस इज जस्ट अ रिकमेंडेशन। आपको लगता है कि यू आर कंफर्टेबल इन टैक्स, then definitely you can just watch the revision lectures and you can go ahead, not a problem. Just that do ensure that you are doing a lot of writing practice, especially of the new chapter, that is न्यू चैप्टर मतलब न्यूली अमेंडेड चैप्टर, दैट इज कैपिटल गेन्स। एंड सबके लिए मेनली प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दिस इज सीएम महाजन। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स देख के। कैसे लगा वीडियो, एक छोटा सा रिव्यू डाला तो भी चल जाएगा। That's it for today. This is Yamit Majan. I will see you in the next video. Till then, bye bye. See you and take care. Bye bye. Bye bye.